नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। करीब 4 साल से यूक्रेन में चल रहा है युद्ध रोकने के लिए आज अमेरिका के वेस्ट पाम बीच में एक बेहद अहम मीटिंग होने जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और मारे लागो रिजॉर्ट में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात से ठीक पहले रूस ने यूक्रेन पर जबरदस्त हमला किया है। सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइल से यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों पर रूस ने भारी तबाही मचाई है। उधर पूर्वी मोर्चे पर रूस की सेनाओं ने यूक्रेन के कई और टाउन्स पर कब्जा कर लिया है। ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साफ साफ कहा है कि अगर यूक्रेन ने रूस की शर्तें नहीं मानी तो रूस अपनी ताकत के दम पर अब जंग के टारगेट को हासिल करेगा। तो क्या साल 2025 में यूक्रेन युद्ध का फाइनल चैप्टर लिखा जा रहा है और नए साल में यूक्रेन में खून खराबा रुक जाएगा? ये एटम बम के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत की पावर है। $500 ड्रोन, 50 मिसाइल, अनगिनत फाइटर प्लेन्स की उड़ान, निशाने पर मिलिट्री, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, सेना के ठिकाने, सरकारी इमारतें और रिहायशी बिल्डिंग्स। वर्ल्ड की सबसे बड़ी एटॉमिक पावर रूस की सेना ने यूक्रेन पर इन सर्दियों का सबसे बड़ा हमला बोला है। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर अपनी मिलिट्री पावर का कहर उस समय बरपाया जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की लगभग 4 साल से चल रही जंग रुकवाने के लिए अमेरिका के दौरे पर हैं। फ्लोरिडा में ट्रंप से मुलाकात से पहले ज़ेलेंस्की ने जर्नी ब्रेक की अपनी फ्लाइट का रुख कनाडा के हैलीफैक्स शहर की तरफ मुड़वा दिया। उनका मकसद रूस से जंग के लिए चंदा जुटाना था, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली $45 बिलियन की मदद पर ब्रेक लगा दिया है। जिस समय ज़ेलेंस्की हैलीफैक्स में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर माइक कार्नी से मिलने जा रहे थे, उस वक्त ज़ेलेंस्की के देश की राजधानी पर व्लादिमीर पुतिन की सेना आतिश की शोलों की बारिश कर रही थी। वहीं यूक्रेन के पूर्वी इलाकों के 3 सूबों डोनेस्क, लुहांस्क और ज़ेपोरिज़िया में रूस के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और मिसाइलों की बैटरियां दनदनाते हुए आगे बढ़ते जा रही है। रूसी सेना ने यूक्रेन के पूरी खार्कोव सूबे में सामरिक रूप से बेहद अहम कुपियांस्क शहर पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा डोनेस्क सूबे में भी रूसी सेना ने यूक्रेन के 2 और कस्बों पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है। वहीं यूक्रेन के ज़पोरिज़िया सूबे में रूसी सेना ने हुलियाईपोल और स्टेपनोहिर्स्क कस्बों पर रूस का झंडा लहरा दिया है। ट्रंप से मुलाकात से पहले ज़ेलेंस्की को अपने देश से एक साथ कई बैड न्यूज मिली। वहीं रूस के राष्ट्रपति ने अपनी आर्म्ड फोर्सेस की सफलता पर खुशी जताई। कहा कि यूक्रेन में उनके देश का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन प्लान के मुताबिक ही आगे बढ़ रहा है। मैं देख रहा हूं कि जंग के मैदान में सभी लक्ष्य स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की उस योजना के मुताबिक ही हासिल किए जा रहे हैं जिसे रूसी सेना के जनरल स्टाफ ने मंजूरी दी थी।
सूमी, खार्किव और निप्रोपेट्रोवस्क जैसे सीमावर्ती इलाकों में सिक्योरिटी जोन का निर्माण अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। डोनबास और जफरोशिया इलाके में हमारा आक्रामक हमला पूरे मोर्चे पर एक साथ जारी है। रूसी सेनाएं यूक्रेन के सैन्य बलों पर लगातार दबाव बढ़ा रही है। पुतिन के इस कॉन्फिडेंस के पीछे असल में अमेरिका के स्टैंड पॉइंट की ताकत है। इस साल के शुरुआत में यानी 20 जनवरी को सत्ता में आने के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डींग हाकी थी कि वो चुटकी बजाते हुए यूक्रेन का युद्ध खत्म करा देंगे। लेकिन पुतिन के साथ घंटों घंटों तक फोन पर बात करने और अलास्का में इस साल 15 अगस्त को मुलाकात करने के बाद ट्रंप को पता चला कि पुतिन को झुका पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि यूक्रेन में रूस अपनी लाइफ एंड डेथ की लड़ाई लड़ रहा है। इसीलिए ट्रंप ने यूक्रेन पर जबरदस्त प्रेशर बनाया हुआ है। 2025 में ट्रंप सरकार ने यूक्रेन को मिलने वाली $45 बिलियन की मदद रोक दी है। ट्रंप पैट्रियट मिसाइल देने की जेलेंस्की की मांग को ठुकरा चुके हैं। यूक्रेन पर समझौते का प्रेशर बनाने के लिए ट्रंप ने इंटेलिजेंस शेयरिंग को भी कम कर दिया है। वहीं ट्रंप के एडवाइजर्स ने युद्ध रोकने का जो प्लान बनाया है, उसमें यूक्रेन के कई इलाके रूस को सरेंडर करने का भी प्लान है। मजे की बात यह है कि इतने नुकसान के बदले में यूक्रेन के हाथ सिर्फ रोज की गोलीबारी थमने की राहत आएगी। इसीलिए जब पिछले हफ्ते यूक्रेन और अमेरिकी अधिकारियों की युद्ध रोकने की बातचीत नाकाम रही, तो जेलेंस्की ने वीकेंड पर ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका की दौड़ लगा दी। दोनों की मुलाकात फ्लोरिडा में ट्रंप के रिजॉर्ट मारे लागो में होगी। जेलेंस्की चाहते हैं कि और कुछ नहीं तो अमेरिका कम से कम यूक्रेन के सुरक्षा की गारंटी तो दे। हम कल प्रेसिडेंट ट्रंप से युद्ध रोकने पर खुलकर चर्चा करेंगे। हमारी बातचीत का मुख्य विषय बर्लिन डॉक्यूमेंट होगा, जिसकी डिटेल्स यूरोप के सभी नेताओं को नहीं पता। उनको अभी इन बातों की सीधी जानकारी इसीलिए नहीं है क्योंकि अभी हम कुछ नेताओं से अलग अलग सीधे बातचीत कर रहे थे। हमने 3 यूरोपीय नेताओं से बात की और बाद में बाकी के नेता भी उसमें शामिल हुए। हमने 20 पॉइंट्स पर बात की। इनमें इलाकों को लेकर हमारा रुख, जफरोशिया का पावर प्लांट और वित्तीय मामले शामिल हैं। अब जैसा कि हमने कहा था कि 20 पॉइंट्स में से 90% पर रजामंदी बन गई है क्योंकि इस बारे में फैसले ले लिए गए हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये बातें पसंद ना आए, लेकिन यूक्रेन को समझौते के बदले में $100 बिलियन मिलेंगे। यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन और एंटोनियो कोस्टा दोनों इस पर तैयार हैं। हम इन दस्तावेजों पर सबके बीच सहमति बनाना चाहते हैं। अमेरिका के साथ हमें सकारात्मक चर्चा की उम्मीद है। उम्मीद है कि हम यूरोप के नेताओं को हमारी होने वाली पॉजिटिव बातचीत की जानकारी देंगे, क्योंकि इनमें अमेरिका से हमें मिलने वाली सिक्योरिटी गारंटी सबसे अहम है। इसके अलावा यूरोपीय देशों और हमारे यूरोपीय साथियों से भी सिक्योरिटी गारंटी हमको मिलेगी। जेलेंस्की चाहते हैं कि अगर वो रूस के आगे सरेंडर करें तो फिर अमेरिका यूक्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले। ट्रंप इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ट्रंप यूक्रेन में अमेरिकी सेना भेजने के सख्त खिलाफ हैं। उनकी नजर में यह यूरोप का सिरदर्द है और यूरोप ही इसको संभाले। ट्रंप का स्टैंड ही पुतिन की असली ताकत है। इसीलिए हर दिन भले ही उनकी सेनाएं यूक्रेन में कुछ ही किलोमीटर आगे बढ़ती हैं और कीव, खार्किव, लीव जैसे शहरों पर बमबारी ज्यादातर रिहायशी इलाकों को टारगेट करती है, लेकिन पुतिन ने क्लियर कर दिया है कि रूसी सेनाएं तभी रुकेंगी जब जंग के मकसद पूरे हो जाएंगे और वो टारगेट हर हाल में हासिल कर लेंगे। हमें पता है कि पश्चिम में भी बहुत से स्मार्ट लोग हैं जो यूक्रेन के अधिकारियों से कह रहे हैं कि वो ये संघर्ष खत्म करने की शर्तें मान लें, और वो लोग लंबे ऐतिहासिक संदर्भ में यूक्रेन को सुरक्षा देने की बुनियादी सहूलतें भी मुहैया करवाने को तैयार हैं। ये शर्तें रूस के साथ रिश्ते बहाल करने और यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को दोबारा से शुरू करने से जुड़ी हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमने आज भी देखा कि यूक्रेन के नेता ये संघर्ष शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करने को तैयार नहीं है। अगर हम आज के मीडिया की खबरें पढ़ें तो साफ हो जाता है कि यूक्रेन के मोर्चों से हमारे पीछे हटने का कोई हित नहीं है। अगर यूक्रेन की सरकार शांतिपूर्ण तरीके से ये संघर्ष खत्म नहीं करना चाहती तो फिर हम अपने मकसद अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस के जरिए हर हाल में हासिल करेंगे। Этот конфликт мирными средствами.
यूक्रेन पर रूसी सेनाएं जिस निर्ममता से हमला कर रही हैं, उससे साफ है कि पुतिन जो कह रहे हैं उनकी सेना उस पर अमल भी कर रही है। ये वही रूसी सेना है जिसने अपने ऊपर अटैक करने वाले नेपोलियन की गुस्ताखी की ऐसी सजा दी थी कि फ्रांस को आज भी उसके सबक याद हैं। ये वही रूसी सेना है जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर को इतनी बुरी तरह फंसाया कि वो पश्चिमी यूरोप में जीती हुई जंग हार गया। इसीलिए पुतिन ने जेलेंस्की को वार्निंग दी कि वो इतिहास से सबक ले और रूस के आगे सरेंडर कर दे। पुतिन चाहते हैं कि जेलेंस्की और डोनेस्क, लुहांस्क और ज़ेपोरिशिया प्रांतों को रूस के हवाले करें, क्राइमिया पर अपने अधिकार को भूल जाएं, अपनी सेनाओं में कटौती करें, नेटो में शामिल होने का ख्वाब भुला दें और जेलेंस्की सत्ता छोड़ें। यूक्रेन में रहने वाले रूसी मूल के नागरिकों को बराबरी का अधिकार दें, रूसी भाषा को यूक्रेन में बराबरी का दर्जा दें। मगर 4 साल की जंग के बावजूद अभी यूक्रेन रूस के आगे हथियार डालने को तैयार नहीं। ट्रंप के लिए हमारा मुख्य संदेश यही है कि हम आपके साथ विवादित प्लान पर भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें शांति चाहिए, लेकिन ये अमन न्यायोचित होना चाहिए। हम नाइंसाफी के साथ शांति कबूल नहीं करेंगे, इसीलिए हम हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहते हैं। हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम घुटने टेकने के लिए कभी राजी नहीं होंगे। यूक्रेन की पुतिन के आगे घुटने नहीं टेकने की ये जिद उसको बहुत महंगी पड़ रही है। रूसी हमलों ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। यूक्रेन के तमाम बिजली घर और सप्लाई लाइंस रूस के रोज-रोज के हमलों से तबाह हो रहे हैं। यूक्रेन के रेलवे नेटवर्क को युद्ध से बहुत नुकसान हुआ है। यूक्रेन के कारखाने, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और दूसरे बड़े आर्थिक केंद्रों को हर दिन रूसी हमलों का सामना करना पड़ रहा है। जान माल की क्षति के साथ साथ इस युद्ध की वजह से यूक्रेन को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। यूक्रेन की कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को $215 बिलियन का झटका लग चुका है। युद्ध से एग्रीकल्चर सेक्टर को $75 बिलियन का नुकसान हुआ है। पीने के पानी, बिजली, गैस की सप्लाई, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, हेल्थ सेक्टर को करीब $150 बिलियन का लॉस हो चुका है। यूनाइटेड नेशंस ने अंदाजा लगाया है कि जंग आज रुक जाए तो यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए करीब $500 बिलियन की जरूरत होगी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन को अमेरिका फूटी कौड़ी भी नहीं देगा, बल्कि जो कर्ज पहले से यूक्रेन को दिया है उसके बदले अमेरिका वहां के संसाधनों पर कब्जा करेगा। यूरोपीय देश पाई जोड़कर यूक्रेन की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूरोप के ही बहुत से ऐसे देश हैं जो यूक्रेन को आर्थिक मदद देने के खिलाफ हैं। हाल ही में जब जर्मनी, फ्रांस और इटली ने यूक्रेन को $110 बिलियन का उधार देने का ऐलान किया, तो हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने पूछा कि यूरोप की हालत तो खुद इतनी खराब है, यूक्रेन को देने के लिए पैसा आएगा कहां से? ये एक फैक्ट है कि पैसे से इस युद्ध का रुख नहीं बदला जा सकता है। अब यूक्रेन के लोगों को लग रहा होगा कि वे बेहतर हालात में हैं। हो सकता है कि पैसे के मामले में ये बात सच हो, लेकिन युद्ध के मोर्चे पर हालात इसके उलट हैं। यूक्रेन के लिए दिन पर दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जो समझौता हुआ है उसके तहत यूक्रेन को हम कर्ज देते हैं, मतलब यूरोपीय यूनियन यूक्रेन को लोन देती है। अब यूक्रेन को ये लोन वापस करना होगा। यूरोपीय संघ ये लोन देने के लिए फाइनेंशियल मार्केट जाती है, क्योंकि यूनियन के पास पैसे नहीं है, खजाना खाली है। इसके बाद यूरोपीय संघ वित्तीय बाजार से लोन लेकर कर्ज के रूप में यूक्रेन को देता है। अब यूरोप ये कर्ज तभी लौटा पाएगा जब यूक्रेन उसका लोन चुकाएगा। यानी ये दोनों कर्जे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन यूक्रेन ये लोन चुका पाने की हैसियत में नहीं है। नतीजा ये कि यूरोपीय संघ ने बाजार से जो पैसे उठाए हैं उनको किसी न किसी सूरत में किसी न किसी को तो वापस करना होगा। यूक्रेन के पास पैसे हैं नहीं। सवाल ये था कि ये पैसे कौन लौटाएगा, तो हमने यानी स्लोवाकिया, चेक गणराज्य और हंगरी ने कहा कि हम ये पैसे नहीं देने वाले। Következésképpen majd a pénztartó felvett kölcsönt
यूरोप की मुसीबत सिर्फ यूक्रेन की जंग का खर्चा नहीं, रूस की खुफिया एजेंसियां यूरोप के तमाम देशों को टारगेट कर रही हैं। इससे यूरोपीय देशों की सिक्योरिटी सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा बाल्टिक देशों के भीतर रूस के जासूस उथल पुथल मचाए हुए हैं। इनमें लो इंटेंसिटी के बम धमाके, रेलवे ट्रैक में तोड़फोड़, लूटपाट और दूसरी आपराधिक घटनाएं शामिल हैं। यूरोपीय जांच एजेंसियों का कहना है कि रूसी एजेंसियों का मकसद यूरोप को परेशान करना, उसके संसाधनों की बर्बादी करना। हाइब्रिड वॉर के एक्सपर्ट इसे पुतिन का साइकोलॉजिकल वॉर कह रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पुतिन के साइकोलॉजिकल वार का एक अहम पहलू है। वो लोग यूरोप की जनता पर मनोवैज्ञानिक हमले करके उनको डराना चाहते हैं। उनके अंदर भय पैदा करना चाहते हैं कि ऐसे हमले बढ़े तो बड़े पैमाने पर लोगों की मौत होगी। हमने देखा है कि वो विमानों में लोगों को मार रहे हैं। पिछले साल DHL के विमान में मौतें हुई। 2024 में पोलैंड के मेरीविल्सका शॉपिंग सेंटर पर हमला हुआ, जिसमें बहुत लोगों की जान जा सकती थी। तो रूस के इन हमलों के पीछे डर पैदा करने का मकसद है। साफ है कि ओडेशा में ब्लैक सी के तट से लेकर ब्रिटेन में नॉर्थ सी तक पूरा का पूरा यूरोप रशियन बियर के खौफ की गिरफ्त में है। अमेरिका ने यूरोप की सिक्योरिटी का बोझ उठाने से पल्ला झाड़ लिया है। इसीलिए यूरोप यूक्रेन की जंग को पैसे से लड़ रही है, मिलिट्री की ताकत से लड़ रहा है। इसमें पुतिन के साइकोलॉजिकल वॉर ने एक नया एंगल जोड़कर यूक्रेन को यूरोप के लिए बरमूडा ट्रायंगल बना दिया है, जिसमें आर्थिक, मानसिक और सैनिक नुकसान तीनों हो रहा है। साफ है कि रूस के सामने यूक्रेन के विकल्प बेहद सीमित हैं।